Hello students, myself Ritika and I welcome to you on E-Academy Education app. Today I will discuss about the pending part of light refraction and reflection का जो pending part है आगे का वो हम discuss करेंगे, that will be refraction of light. और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यू कैन ज्वाइन आवर पेड बैच ऑल्सो फॉर द एनी नेशनल एंड द इंटरनेशनल एग्जाम्स लाइक NTSC, ओलम्पियाड्स या फिर आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जैसे कि UPSC है, SSC है, बैंकिंग है, सो सारे कोर्सेज है वहाँ पे अवेलेबल हैं बच्चे। आप प्ले स्टोर पर जा कर के E-Academy एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और वहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, वीकली क्विजेज होती हैं, मेगा क्विजेज होती हैं। सो गाइज इट विल बी सुपर्ब, यू कैन ज्वाइन विद अस। सो E-Academy एजुकेशन ऐप को प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर लीजिए। आज हम बात करते हैं बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है बच्चे, पिछला जो लेक्चर था, पिछली जो क्लास थी हमने उसमें पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या देखा था कि अगर कोई लाइट हमारी क्या हो रही है, बाउंसिंग बैक हो रही है लेकिन सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है बट उसकी डायरेक्शन क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, तो उसको हमने क्या बोला था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला था बच्चे। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बच्चे मैं वैसे ना पढ़ा करके आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी से समझ में आ जाए। सो यहाँ पे देखो, दिख रहा होगा आपको कि हमने एक बीकर ले रखा है, कोई भी एक कंटेनर ले रखा है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया और उसमें क्या फिल कर रखा है, वाटर फिल कर रखा है। ठीक है, और वाटर फिल कर रखा है लेकिन उसके अंदर अंदर एक क्या है बच्चे, पेंसिल ले रखी है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो पेंसिल आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही होगी, है ना, ये देखो बिकर ले रखा है, इसमें एक पेंसिल ले रखी है लेकिन ये पेंसिल आपको थोड़ी टेढ़ी भी दिखाई दे रही है, बेंट हुई, है ना, दूसरी इमेज में। ये तो हमारी कैसी इमेज है, रियल इमेज है यहाँ पे, लेकिन ये कैसी इमेज है जो कि हम हमारी आंखें मतलब कि पानी में डालने के बाद इसको देख पा रही हैं, जो थोड़ी की बेंट हुई दिखाई दे रही है ना यहाँ पे। तो ये किस वजह से होता है बच्चे, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है कि अगर हम कोई भी कंटेनर ले लिया हमने, उसके अंदर पानी डाल रखा है और पेन डाल रखा है, पेंसिल डाल रखी है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो वो हमें कैसी दिखाई देती है, थोड़ी बेंट हुई दिखाई देती है, जैसे कि वो टूट गई हो ऐसे करके, है ना। तो वो किसकी वजह से होता है बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। वो कैसे होता है वही आज मैं अभी डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में, कि जैसे हमने यहाँ पे बीकर ले रखा है, उसमें क्या डाल रखी है, पेंसिल, और यहाँ से मैं देख रही हूँ पेंसिल को कि कैसी दिखाई दे रही है। तो देखो बच्चे, अब ये सरफेस है, सरफेस से क्या निकल रही है, रेज निकल रही हैं। ठीक है, ऐसे करके रेज निकल रही हैं ऊपर की साइड। अब जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है बच्चे, उसकी जो मेन डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है कि किसी भी लाइट का अपने पाथ से क्या हो जाना, डेविएट हो जाना। कब, जब वो किसी एक मीडियम से अदर मीडियम में जाएगी, अनदर मीडियम में जाएगी, तो अपने वो पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है। ठीक है, सो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है बच्चे, कि किसी भी लाइट का अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाना जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। ठीक है ना, उसी को क्या बोला है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला है। अब आप देखो यहाँ पे जो मीडियम था बच्चा वो कैसा था हमारा, हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है, तो यहाँ पे था हमारा वाटर, लेकिन रेज जब यहाँ से वाटर से कहाँ पे जाएंगी, एयर मीडियम में जाएंगी, तो वो अपने पाथ को क्या कर लेंगी, चेंज कर लेंगी, वो ऐसे मूव ऑन हो जाएंगी और हमें क्या करेंगी, इमेज कहाँ तक पहुंचेगी हमारी, रेज हम कहाँ तक पहुंचेंगी, हमारी आइज तक पहुंचेंगी, जिसकी वजह से हम देख पाएंगे। लेकिन आइज पे पहुंचने के बाद कहाँ पे जाएंगी, ब्रेन में। अब ब्रेन हमारा क्या करेगा बच्चे, एक इमेज क्रिएट करेगा। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर का जब मैंने बताया था कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाते हैं बच्चे, वर्चुअल इमेज बनाते हैं, नॉन रियल इमेज बनाते हैं। वो कैसे, कि जब हम अपने आप को देखते हैं
मिरर में पीछे का उसका जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, पॉलिशिंग होता है, रेज वहां से रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो कहीं ना कहीं पीछे जाके किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं और वहां पे क्या होती है बच्चे, इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पे जो बच्चे ये रिफ्लेक्टेड रेज थी ये पीछे की साइड किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, बेंट हो जाए, मतलब कि मिल जाएंगी किसी एक पॉइंट पे। ठीक है ना, अब जिस पॉइंट पे बच्चे ये मिलेंगी, अब हमारा ब्रेन तो उसी पॉइंट पे क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। तो बच्चे इसका जो मेन सरफेस था वो तो ये था, लेकिन हमें इमेज कहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो इमेज हमारी शिफ्ट हुई है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, जो शिफ्टिंग हुई है वो किसकी वजह से हुई है बच्चा, वो हुई नहीं है, बस वो हमें, हमारा इल्यूजन है, हमारा वहम है, बस वो हमें दिखाई दे रही है। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट था बच्चे कि ये जो हमारा देखो, ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। अब देखो बच्चा कि ये लेटरल जो शिफ्ट हुआ, लेटरल शिफ्ट हुआ वो किसकी वजह से हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हुआ है। सो द मेन फंक्शन क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, कि किसी भी लाइट का ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाना। ठीक है ना, देखो बच्चे पहले रेज हमारी कैसे जा रही थी, जब तक पानी में थी ऐसे गई, लेकिन जैसे ही पानी से वो एयर में गई तो उन्होंने अपने पाथ को क्या कर लिया, डेविएट कर लिया आइज की साइड में। ठीक है ना, अब वो डेविएट कर लिया, ये डेविएशन ही तो क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है ना बच्चे, अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है। तो जो यहाँ पे जो इमेज है हमारी वो हमें कैसे दिखाई दे रही है, रियल पोजीशन तो ये है, बट हम पेंसिल को क्या देख पा रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा देख पा रहे हैं। वो किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर के अगर पानी नहीं होता, अब आप ये मानो कि अगर कंटेनर के अंदर पानी नहीं होता तब क्या हमें पेंसिल टूटी हुई दिखाई देती, नहीं देती, क्योंकि तब उसके अंदर क्या होते बच्चे, एयर के पार्टिकल्स होते। तो मीडियम ऊपर भी एयर था नीचे भी एयर है, तो मीडियम क्या होता हमारा, सेम होता। अगर मीडियम सेम होगा तो जो रेज है हमारी, जो लाइट है वो ओरिजिनल पाथ से डेविएट नहीं होगी, तो इमेज हमें बिल्कुल अपनी रियल पोजीशन पे दिखाई देगी। लेकिन यहाँ तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में तो उल्टा है, जहाँ पे मीडियम चेंज हो गया वहाँ पे लाइट क्या कर लेगी, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी और इमेज हमें शिफ्टिंग में दिखाई देगी, थोड़ा सा ऊपर या फिर टेढ़ा या फिर टूटी हुई ऐसे दिखाई देगी। ठीक है बच्चे, तो यही था मेन फंक्शन जो था किसका, रिफ्रैक्शन का, कि रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चे। तो अभी हम डेफिनेशन से देख लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको एग्जाम में प्रॉपर डेफिनेशन जो लिखनी होगी वो क्या होगी, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, कि अगर कोई भी लाइट हमारी जब एक मीडियम से अनदर मीडियम में से पास होगी जाएगी तो वो क्या कर लेगी, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ को चेंज कर लेगी। उसी को क्या बोला गया है बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला गया है। ओके, जैसा कि अब आप इमेज में देख रहे होगे कि इमेज में क्या दिखा रखा है यहाँ पे, कि कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स ले लिया यहाँ से और यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं, इंसिडेंट रे डाल रहे हैं। ये जो मीडियम है हमारा वो कौन सा मीडियम है बच्चे, एयर मीडियम है। ये कोई भी अनदर मीडियम ले लिया, ग्लास ले लिया, पानी ले लिया, कोई भी एक अदर मीडियम ले रखा है। तो अब देखो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था बच्चा, उसकी मेन स्टेटमेंट क्या थी, कि एक मीडियम से आकर के दूसरे मीडियम में क्या हो जाएगी, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो आपको डेविएशन इसका ये मुड़ी हुई बेंट हुई दिखाई दे रही होगी जब ये दूसरे मीडियम में आई, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल पाथ था वो क्या था बच्चे, ये था, है ना। ये अगर ये मीडियम हमारा वाटर या फिर दूसरा ग्लास ना होकर के सेम एयर मीडियम होता तो इसकी पोजीशन ये होती, बट ये क्या हो गई है बच्चा, मीडियम चेंज होने की वजह से इसने अपने आप को, अपना पाथ क्या कर लिया, चेंज कर लिया है। सो ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है जो कि बेंट हुई है, कब कब इसने अपना पाथ चेंज किया, जब दूसरा मीडियम में जो दूसरा मीडियम चेंज हुआ है, क्योंकि पहले जो मीडियम था यहाँ तक वो क्या था, एयर मीडियम था। अब यहाँ आने के बाद दूसरा मीडियम ही चेंज हो गया। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बच्चे वो यही शो करती है कि एक लाइट का अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाना जब हम किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चे, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी पढ़ा था वैसा ही सेम यहाँ पे है कि इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक नॉर्मल दिखाई दे रहा है। नॉर्मल क्या होता है बच्चा कि जहाँ पे जो सरफेस होगा हमारा प्लेन और उसके बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे बनेगा उसी को नॉर्मल बोला गया है। अब जो इंसिडेंट रे थी और जो नॉर्मल था उसके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी पढ़ा था और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी है, ठीक है। अब ये बात थी समझने की, ठीक है, कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है बच्चे। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या शो करता है बच्चे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे बन रहा है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है। सो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होंगे वो बच्चे हमारे सेम प्लेन में लाई करेंगे। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड द सेकंड वन इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। देखो बच्चा जो एंगल होगा हमारा किस किस का, एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, उनके बीच का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन वो किसकी फॉर्म में दिखा रखा है, रेशियो हमारा साइन एंगल की फॉर्म में दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी शो करते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की दो स्टेटमेंट थी यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि अगर हम लाइट हमारी अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है, जब कब चेंज करते हैं, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। चाहे वो मीडियम हो सकता है हमारा एयर से वाटर में जाए, ग्लास से एयर में जाए, ठीक है ना, ऐसे करके। सो इट्स ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बच्चे, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जो हमने पीछे जो पढ़ा वो सारा क्या था बच्चे, समझने का था। अब थ्योरी में आप कैसे लिखोगे वो देखो। तो व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स चेंज डायरेक्शन, जो कि मैंने अभी पीछे बता चुकी हूँ मैं कि वो क्या कर लेता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। और चेंज ऑफ द डायरेक्शन को जो एक्सप्रेस करेगा जो टर्म, उसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं बच्चे, ठीक है। अब जो रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स है बच्चे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट इन टू मीडिया। अब देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बच्चे वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लाइट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो मीडियम ले रखे हैं, ठीक है। अब आगे हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। जब दो मीडियम लेंगे, जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं किसी भी किसी अनदर चीज़ के साथ में, किसी दूसरी के साथ में, तो हमें क्या चाहिए होता है, दो चाहिए होते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया पेन को अगर मैं किसी पेन, एक तो मैं बोलूँ कि पेन लंबा है, किससे लंबा है, कोई एक और चीज़ भी तो चाहिए ना मुझे कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो अब यही सेम इसमें है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, कि हमें क्या करना है, लाइट की स्पीड को देखना है कि कहाँ किस मीडियम में ज़्यादा है किस में कम है। तो हमें यहाँ पे दो मीडियम की जरूरत पड़ेगी बच्चे, ठीक है, कंपेयर करने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए। सो हमने मान लिया कि एक तो मान लिया V1 है जो कि है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब कि किसी अनदर मीडियम में, और एक V2 है जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2 में। अब यहाँ पे जो V1 है बच्चे उसको मैं फिक्स मान रही हूँ, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चे वो हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। अब यहाँ पे जो बात होगी हमारी वो होगी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो फिक्स वैल्यू होती है बच्चे उसकी, जो कि हम लेते हैं 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो लाइट की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट के बराबर होती है। वो किस में होती है बच्चे, वैक्यूम में या एयर में जो लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, हमारी मैक्सिमम स्पीड होती है,
दैट विल बी 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर हम किसी दूसरे मीडियम के साथ में इस स्पीड को कंपेयर करेंगे तो वो क्या होगी बच्चे, कम ही होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम लाइट की मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी मीडियम में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हर एक मीडियम में क्या होती रहती है बच्चे, चेंज होती रहती है। ग्लास में कुछ और मिलेगी, वाटर में कुछ और मिलेगी, एयर में कुछ और मिलेगी, लेकिन जो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये वैक्यूम में या एयर में हमारी अप्रोक्स कितनी रहती है, मैक्सिमम वैल्यू रहती है। सो द 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमने ले ली है किसी एक मीडियम के लिए, जो हमारा हमने मान लिया V1 मीडियम है हमारा। ठीक है, इसमें जो मीडियम हमने कंसिडर किया है वो क्या हो सकता है हमारा, वो वैक्यूम भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है बच्चे, और पार्टिकल्स नहीं होते, तो वहाँ पे लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है वहाँ पे। सो द वैक्यूम में हमने जो स्पीड मानी है वो कितनी है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा हो गया मीडियम 1। लेकिन अब मैंने बताया कि इसको कंपेरिजन करने के लिए हमें किसी अनदर मीडियम की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम दूसरा मीडियम मान लेते हैं, कोई भी ग्लास मान लिया मैंने। ठीक है, सो द V2 जो मीडियम माना मैंने वो क्या माना है बच्चे, ग्लास माना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बता रखा है कि अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हमें दो मीडियम की जरूरत पड़ेगी। V1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 और V2 क्या है, दूसरा मीडियम है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट है V2, दैट इज द मीडियम 2। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे गिवन है जो n/1 दे रखा है बच्चे, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ओके, और ये कैसा मीडियम होगा, इसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पीछे बताया कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट जहाँ भी जिस भी उसमें लाई करेगी, जहाँ भी ट्रैवल करेगी, वो कौन सा होगा, हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होगा। जैसे कि हमने वैक्यूम में माना है या फिर एयर में हम मान सकते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम होती है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली इन्होंने कोई पर्टिकुलर मीडियम नहीं लिया है, सिर्फ मीडियम 1 और मीडियम 2 के शो कर रहा है कि मीडियम 1 हमारा है, मीडियम 2 है, जो कि स्पीड उसकी मीडियम 1 की क्या है, V1 है, और मीडियम 2 की कितनी है, V2 है। ठीक है बच्चे, लेकिन हमें तो क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द लाइट ले लेंगे कहाँ पे, एयर में, जो कि कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, जो कि किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट वैल्यू C के इक्वल होती है। ठीक है, आई होप कि पीछे जो हमने डिस्कस किया था वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, जिसकी एक फिक्स वैल्यू है, कितनी है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास कोई दूसरा मीडियम है जो कि V से यहाँ पे डिनोट कर रखा है। अब मैं इसको दूसरा मीडियम ने लेकर के मैं इसको ग्लास ले लेती हूँ। ठीक है, ग्लास मान लेती हूँ कि द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कितनी है, 2.0 इंटू 10⁸, क्योंकि मैं मैक्सिमम तो ले नहीं सकती ना बच्चे, क्योंकि मैक्सिमम कितनी है, 3.0, उससे ज़्यादा नहीं होगी किसी भी अनदर मीडियम में लाइट की स्पीड। ठीक है, तो मैंने ले लिया 2.0 इंटू 10⁸। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी, सो द कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास में 3/2, मान लो 1.5 समथिंग आ गया। अब 1.5 यहाँ पे क्या आया है बच्चा, ये nm की वैल्यू आई है। nm क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास किसी भी मीडियम का जो कि आया है 1.5, इस चीज़ से आप क्या समझे कि जो 1.5 आया है बच्चे वो किसका आया था, ग्लास का आया है ना। तो ग्लास की जो स्पीड है बच्चे, ग्लास के लाइट की जो स्पीड है वो कितनी कम है, 1.5 मीटर पर सेकेंड कम है किसकी स्पीड से, एयर की स्पीड से। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे, वो ऐसे आएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है हमें, स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम का हमें पता है, दूसरे का हमें फाइंड आउट हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ये जो कैलकुलेट किया है हमने, ये क्या कैलकुलेट किया है कि हम कंपैरिजन कर रहे थे ना दो मीडियम को, कि जो ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारी 1.5 मीटर पर सेकंड कम है किसके कंपैरिजन में, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर की, जो एयर में जो लाइट है उसके कंपैरिजन में 1.5
मीटर पर सेकंड कम, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये न्यूमेरिकल्स आप जब लोग करोगे तब वहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये थी बच्चों कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें दो मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उनका हमें क्या करना होता है, रेशियो करना होता है। देन वी फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एनी मीडियम। सो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बात करते हैं इमेज शोइंग पॉल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर एंड प्रिंसिपल फोकस इन कनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अब देखो, अब बात ये आती है कि ये जो है इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये सारे मैंने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किए थे, वहाँ पे बताया था, बट प्रॉपर ढंग से इमेज नहीं बन पाई थी। तो यहाँ पे देखो हमने ले रखा है बच्चे कॉनकेव मिरर। अब आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉनकेव मिरर है? कॉनकेव मिरर में मैंने क्या बताया था, केव, केव मीन्स गुफा, किसी के अंदर से, अंदर वाले पोर्शन से अगर रेज रिफ्लेक्ट होंगी तो वो क्या होगा बच्चे, हमारा कॉनकेव मिरर होगा। और जो बाहर वाला जो सरफेस होगा, इसका बाहर वाला जो सरफेस होगा वो क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, ठीक है ना, पॉलिश्ड होगा। और अंदर वाला एरिया जो होगा इसका वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एरिया होगा, ठीक है ना, ये हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन है, तो वो क्या क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना बच्चे, कि मैंने बताया था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट्स हमारे पास सर्किल में है, स्फेरिकल में है, किसी भी शेप में है, तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर तो होता ही है। ये हमने मान लिया इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हमने माना था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और जो यहाँ तक का पोल तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चे, वो क्या होगा हमारे पास में, रेडियस होगा, ठीक है। अब ये रेडियस हमारी ऐसे भी हो सकती है, रेडियस हमारी ऐसे भी हो सकती है, रेडियस ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो हम प्रॉपर पोल तक का डिस्टेंस तो नहीं बोल सकते, मिरर तक का डिस्टेंस हम बोलेंगे, क्योंकि पोल क्या होता है बच्चे, एपरेचर, जो एपरेचर होता है हमारे यहाँ से यहाँ तक का, जो मिरर का जो एरिया होता है टोटल, उसको हम बोलते हैं एपरेचर, जो कि यहाँ पे गिवन है एपरेचर। और एपरेचर के बिल्कुल जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम पोल, ओके। और अब बात आती है यहाँ पे जो होगा हमारा वो होगा प्रिंसिपल फोकस, और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चे, उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द कर्वेचर है। ये जो बीच की जो एक इमेजिनरी लाइन हमने बोली थी, उसको हमने क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस बोला था, ठीक है। ये बच्चा एक फिक्स लाइन होती है, मतलब कि इसको हम सिर्फ मानते हैं कि ये किसको जोड़ने का काम करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब आपने ये भी सोचा होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस को हम रेडियस भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने का काम कर रही है। बट रेडियस मैंने बताया ना आपको कि रेडियस हमारी ये भी हो सकती है, रेडियस यहाँ भी हो सकती है, ठीक है ना। बट प्रिंसिपल एक्सिस हमारी क्या होती है, सिर्फ ऐसे होती है, स्ट्रेट लाइन में ही, ओके। सो अब आगे इन सब की डेफिनेशन पैरामीटर की गिवन है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था बच्चा, द सेंटर ऑफ हेलोस्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ओके, दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ होलोस्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। पोल, द सेंटर ऑफ मिरर इज अ पोल, सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है ना, जो मिरर था हमारा इसके बीच का जो सेंटर था, ठीक है ना, एपरेचर के बीच का सेंटर हम भी बोल सकते हैं, इसको बोला गया है यहाँ पे पोल। अब प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि लाइन क्या कर रही है, ज्वाइनिंग का काम कर रही है, किस किस को, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। एपरेचर क्या था बच्चे, जितना भी मिरर का साइज था उसी को क्या बोला गया है, एपरेचर बोला गया है। और बात आती है प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस क्या था, एक वो पॉइंट होता है बच्चा जहाँ पे जितने भी इंसिडेंट रेज होते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होते हैं, वो या तो वहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे लाइट को, या फिर क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, ठीक है। इसी पॉइंट को बोला गया है, जो कि किसके पैरेलल में होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जितनी भी इंसिडेंट रेज होंगी वो क्या करेंगे यहाँ पे, या तो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे, वो हमारे मिरर के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे, क्योंकि हम, अगर हमारा मिरर होगा कॉनकेव मिरर, तो वो क्या करेंगे, लाइट को कन्वर्ज करेंगे। अगर हमारा मिरर होगा यहाँ पे
कॉन्वेक्स, देन वो लाइट को क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस के बाद आती है फोकल लेंथ, जो कि क्या होगी हमारी, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट इज द फोकल लेंथ। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ये ट्वाइस होती है फोकल लेंथ की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किसके इक्वल होती है, हमारी 2f के इक्वल होती है। अब देखो बच्चे कि आज जो जो हमने पढ़ा है उसमें मेन जो था हमारा वो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसको जल्दी से मैं क्या करवा देती हूँ, एक बार रिकैप करवा देती हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा है। सो बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो मेन डेफिनेशन थी वो क्या थी कि लाइट का अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाना। वो कब डेविएट होगा, जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा। अगर जब वो ट्रैवल करेगा तो वो अपने पाथ्स को क्या कर लेगा, बेंड कर लेगा, उसकी पोजीशन को चेंज कर लेगा। इट्स ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो स्टेटमेंट थी बच्चे हमारे पास। द फर्स्ट वन इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या करेंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। अब द सेकंड वन क्या थी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हमारा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो किसकी फॉर्म में लिखेंगे, एक तो हम साइन एंगल की फॉर्म में लिखेंगे और उनका क्या करेंगे, रेशियो करेंगे। और जो रेशियो करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, हमारा कांस्टेंट के इक्वल आएगा। और उसको फिर हम क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या थी हमारे यहाँ पे दो डेफिनेशन थी किसके, दो स्टेटमेंट थी किसकी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। ठीक है, एक बीच में एक पॉइंट और बताया था मैंने लेटरल शिफ्ट के बारे में। वो कब बताया था कि इमेज जो हमारी रियल इमेज होगी जो कि सरफेस के नीचे बन रही है, ठीक है, उसके बाद जब हम देखेंगे पानी डालने के बाद, या फिर जब हम बाद में जो इमेज बनती है वो शिफ्ट हो जाती है। शिफ्टिंग ऑफ इमेज को हम क्या बोलते थे यहाँ पे, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चे, एक ये पॉइंट मैंने बताया था आप लोगों को। और उसके बाद आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने मेन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चे, वो इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। और जिसके लिए हमें दो मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एक मीडियम को तो हम क्या मान लेते हैं, एब्सोल्यूट मान लेते हैं, जो कि एब्सोल्यूट में हमने क्या मानना कि वैक्यूम भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है। क्योंकि वहां पे जो हम स्पीड लेंगे बच्चे वो क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, जो कि होगी हमारी लाइट की जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, दैट विल बी इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगी। ओके, और दूसरा हम कोई भी सोर्स ले सकते हैं, लेकिन दूसरा जो भी हम मीडियम लेंगे उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो हमेशा कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट तो हम ले चुके हैं, हमें पता है 3.0 से ज़्यादा नहीं होगी। सो दूसरा मीडियम हमने मान लिया, ग्लास ले लिया, वाटर ले लिया, कोई भी अनदर मीडियम ले लिया, ठीक है, उसका क्या कर देंगे, फिर रेशियो कर देंगे। और रेशियो करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, एन एम के इक्वल लिखते हैं हम उसको, वो दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दैट विल बी स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, या फिर वैक्यूम, या फिर स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम, किसी भी अनदर मीडियम में। ओके, अब सी की वैल्यू हमें पता है, और कोई भी दूसरा अगर मीडियम आपको गिवन है उसकी वैल्यू तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी उससे क्या पता चलेगा आपको कि वो क्या वैल्यू आई है, वो वैल्यू आई है कि जो ऊपर वाला जो मीडियम है हमारा, जो एयर मीडियम है, उससे वो वैल्यू उतनी कम है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट इतनी कम है। ठीक है बच्चे, ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम में हमने पढ़ा था। अब बात आई थी कि कुछ एक जो स्पेशल जो पॉइंट थे जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके थे, बट वहाँ पे प्रॉपर इमेज नहीं बन पाई थी। सो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है उन सभी को कि व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, प्रिंसिपल फोकस, है ना, पोल, इन सब के बारे में। सो जो जितना भी हमने मिरर का डिस्टेंस, हमने जो मिरर यहाँ पे लिया है वो कौन सा मिरर ले रखा है बच्चे, कॉनकेव मिरर ले रखा है। कॉनकेव मिरर ले रखा है तो वो लाइट को क्या करेगा, कॉन्वर्ज करेगा, है ना। कॉनकेव मिरर का जो डिस्टेंस होगा, टोटल जो डिस्टेंस होगा उसको हम अपर्चर बोलेंगे, और अपर्चर के बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम पोल बोलेंगे। ठीक है, और अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस और
पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चे उसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ। और प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे, ये एक वो पैरेलल लाइन होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, जो इसमें इंसिडेंट रेज पैरेलल होती है और यहाँ पे या तो कन्वर्ज करेंगे लाइट को या क्या करेंगे डाइवर्ज करेंगे, जो कि किसके ऊपर डिपेंड होगा, हमारा मिरर के ऊपर डिपेंड होगा। अगर कॉनकेव मिरर होगा देन इट विल कन्वर्ज द लाइट, और अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो ये क्या करेंगे, लाइट को डाइवर्ज करेंगे। सो बच्चे आज हमने यही सब पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और ये जो इम्पोर्टेंट टर्म थी हमारी इन सब के बारे में पढ़ा है। कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी आज हमने किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, सो थैंक यू सो मच।